सबसे पहले हमारे जनाब सलीम इंजीनियर साहब, हमारे यहाँ पे बुजुर्ग रहनुमा गण, आप लाइक अकील साहब जनाब, और सभी मेंबरान जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। एक्चुअली मैंने बताया था कि एक दूसरे कमिटमेंट के वजह से मुझे देर हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। मैंने हमारे डॉक्टर एम डी थॉमस साहब को सुना, और जहाँ तक ये समृद्ध भारत का सवाल है, तो मेरे विचार इस प्रकार है कि हम लोग बहुत अरसे से, जहाँ तक अलग अलग दीन, धर्म, मजहब, रिलीजन्स की बात है, हमारे देश में हम आपस में मिलते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं, एक दूसरे की बात को सुनते भी रहे हैं, और एक दूसरे के समुदाय या उनके उम्मत में जो भी खिदमत किया जा रहा है देश के तरक्की के लिए, उसका भी हमें रिपोर्ट्स वगैरह साझा करते हैं। तो मैं 20 मिनट से भी कम समय लूँगा क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जहाँ तक आपसी सौहार्द और भाईचारा इत्यादि है, वो तो मज़हब की दुनिया से बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन मज़हब की दुनिया ने जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा यानी संयुक्त राष्ट्र का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एजेंडा 2030, उसको कार्यान्वित रूप देने के लिए कितने हद तक अपने ही उम्मत में, अपने ही समुदाय में, अपने ही मेंबरान के साथ इस बात को साझा किया है। क्योंकि ये एजेंडा 2030 का पहला ही जो लक्ष्य है, उद्देश्य, वो है समृद्ध, यानी पॉवर्टी, गरीबी को कैसे हटाया जाए, गरीबी कैसे मिटाया जाए या कम किया जाए, और समृद्धिता की ओर हम लोगों को अग्रसर करें। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला तो हमारा दृष्टिकोण बहाई होने के नाते विश्वव्यापी है। हम जब भी सोचते हैं तो अपने समुदाय के बारे में या अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचते हैं, हम पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के, पूरे आलम के लोगों को अपनी निगाह में रखते हैं। और फिर देखते हैं कि अभी तक जितने भी ढांचा, जितने भी प्लान, प्रोग्राम्स हमने अभी लागू किया है, उसमें कितने हद तक हमें सफलता मिली, क्या हमने सीखा। जैसे मजहब की दुनिया में जितने भी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुए हैं, जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे सम्मेलन और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुए हैं, उसमें से हमने क्या सीखा, और इस सीख के आधार पर अब आगे हमें क्या कदम उठाना चाहिए। तो जब 2015 में संयुक्त राष्ट्र यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरे आलम के, पूरे दुनिया के लोगों को एजेंडा 2030 दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास के लिए कुछ लक्ष्य उन्होंने चयनित किए थे परामर्श के बाद। और 2015 के पहले लगभग 5 साल आपस में हर देश के लोग सरकार के साथ और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ और बहुत सारे विशेषज्ञ और जाने माने हस्तियों के साथ कि पूरे आलम में जो समृद्धि की बात हो रही है, आप हालात देख सकते हैं कि पिछले 1 साल से पूरे विश्व में जो इकोनॉमिक पूरा पॉलिसी वगैरह था डेवलपमेंट का, उसमें काफ़ी बहुत बड़ा धक्का लगा है और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कितने लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार उनको छूट गया। कितने अलग अलग योजनाएं जो थे समृद्धि की ओर ले जाने के लिए, उसमें बहुत सारी रुकावटें और दुश्वारियां या दिक्कतें उत्पन्न हो गई। तो इनको मद्देनजर रखते हुए भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, खास करके इंडिया में हम लोग ने अपना हौसला अफजाई रखा। सबसे पहले तो हमारी सरकार ने यही ऐलान कर दिया कि हमारे देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको इतनी ज़्यादा चिंता या फिक्र न होनी चाहिए कि उनके लिए राशन कहाँ से मिलेगा, खाने पीने का कैसे इंतज़ाम होगा। जहाँ तक हो सके उन्होंने बहुत बड़ी योजना बनाई और बहुत बड़ा कदम लिया, और अलग अलग योजनाओं के बारे में हमें पता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, फिर सरकार ने किस तरीके से बैंक में डायरेक्ट अपने अपने खातों में भी कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं, फिर परिवारों में गैस सिलेंडर पहुंचाने का किया है।
अब ये सब हम लोग ने न्यूज में सुना है और सरकार में हम विश्वास करते हुए हम ये मान के चलते हैं कि ये लोगों को कम से कम बहुत हद तक ये चीजें पहुंच गई होगी। कुछ लोगों को दिक्कतें भी आए, फिर लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी उसको आसान बनाने के लिए तौर तरीके भी ऐलान किए। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर थॉमस और हमारे पहले के कुछ वक्ताओं ने भी बताया होगा कि हमारे लगभग 25 से 30% देश की जो आबादी है वो लोग को हम बीपीएल कैटेगरी में लेते हैं, जिनके लिए सरकार अलग अलग योजना भी चला रहे हैं ताकि उनको बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई जा सके। तो एक बात तो ये है। दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास जो इस बीपीएल के ऊपर के हैं वो भी लगभग 30-35% से भी ज़्यादा होंगे। और ख़ास करके जब जैसे कोविड-19 की जो महामारी आती है तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें किनको आती हैं, ये मिडिल सेक्शन को आती है, क्योंकि उनके वो योजना के अंदर भी नहीं आ सकते हैं और उनके पास जो रोजगार के जो साधन थे उसमें रुकावटें आ गई या उनका रोजगार का जरिया ही खत्म हो गया, तो वो कहाँ जाए। तो वो लोग के लिए भी सरकार ने विचार किया, फिर उन्होंने बहुत सारे जो योजनाएं थे उसमें भी उनको शामिल करने की कोशिश की। लेकिन आज भी अधिक से अधिक हमारे देश के जो इस तबके के लोग हैं वो लोग सामना कर रहे हैं। अब मजहब की तरफ से भी और गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से भी बहुत प्रकार की सहायता की गई है। कभी कभी वो लोग मिलकर किया है, सरकार की योजना के में अपना हाथ बढ़ाया है, तो कभी कुछ रोटरी क्लब या लायंस क्लब या कुछ ऐसे गैर सरकारी संस्था जो बहुत सालों से वो अनुभवी रूप से वो लोगों की मदद करते आए हैं उनके साथ मिलकर किया, या कभी संयुक्त राष्ट्र की भी कुछ योजनाएं थी उसमें भी एनजीओज ने मिलकर, क्योंकि मैंने देखा है कि हर धर्म हर मजहब के बहुत सारी संस्थाएं भी होती है जो इस प्रकार की खिदमत या सेवाएं भी देते हैं। तो हमें इसको भुलाना नहीं चाहिए और मेरे को लगता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो अभी भी हमारे जो एजेंडा 2030 के जो हिस्से हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं, उसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए। उसमें उसको हम देखना चाहिए कि कितने हद तक अगर जो रिपोर्ट्स आए हैं तो उस पर हमें जांच पड़ताल भी करनी चाहिए। हमारे जैसे देश के जो नीति आयोग है वो लोग सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो किस तरीके से हम उसको कार्यान्वित रूप दे रहे हैं, किससे इसको कारगर बना रहे हैं, उस पर वो हमें हर 6 महीने एक रिपोर्ट देते हैं। तो ये बातों को अगर हम लें तो हमारे पास एक बहुत सही और ठोस एक तस्वीर उभर कर आएगा कि हमें अगर समृद्ध भारत की ओर आगे बढ़ना है तो एक तरफ तो हम कहते हैं भाईचारा, प्रेम और आपसी सौहार्द, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बुनियाद है, ये नींव है। इसी बुनियाद के आधार पर हम आगे का जो भौतिक या जो माली तौर से हमें जो सहायता लोगों की करनी है, और ख़ास करके जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जो परिवार में कोई प्रकार का साधन नहीं है, उस पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। और हर मज़हब के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इदारे हैं, उनको एक योजना बनानी चाहिए, तब जाके हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में, क्योंकि हमारा दायरा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हमारी हर संस्था की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो जितने हद तक हम कर सकते हैं उस दायरे में हम कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें जहाँ तक पॉवर्टी एलिविएशन या गरीबी हटाने की बात है या समृद्ध भारत की बात है, वो बहुत ही वसी, बहुत विस्तार विषय है और कोई भी संस्था अपने आप में नहीं कर सकता। सरकार खुद भी अपने आप में वो उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो गैर सरकारी संस्थाओं के पास जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र के साथ भी तालमेल बना के काम करते हैं और इस तरीके से वो अलग अलग क्षेत्र में इस काम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से परामर्श करके योजना के आधार पर भारत को समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे शिक्षा का लीजिए, या कभी कभी जो क्लाइमेट चेंज की बात आती है, मौसम के वजह से भी जो लोगों को दुश्वारियां होती है,
उसको देखते हैं। कभी कुछ योजनाएं हैं जिसमें सरकार ने कुछ फंड्स वगैरह अलॉट किया है, तो कुछ संस्थाएं देखते हैं कि ये जिन लोगों को ये जहां तक पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ने फाइनेंसिस फंड्स अलॉट किए हैं लेकिन जमीन तक जहां जिन लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए वहां तक पहुंचता ही नहीं हो। तो कुछ लोग इस तरह की भी निगरानी करते हैं। तो ये काफी पेचीदा और काफी ये एक एकजुटता की इसमें आवश्यकता है, तब जाके हम समृद्ध भारत में सफलता ला सकते हैं। तो हम जब मंच से हमारे हर नेता के उद्बोधन में, उनके तकरीर में सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात, अगर वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सभी मानव जाति, सभी इंसान एक ही पैदा करने वाले की शक्ति, एक ही अल्लाह, एक ही खुदा, एक ही भगवान, एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो हम किसी के साथ भी कोई प्रकार का दुष्व्यवहार नहीं कर सकते, कोई प्रकार की जाति नहीं कर सकते। तभी जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे में भाईचारा है, प्रेम है, आपसी सौहार्द है और एक दूसरे के बारे में हम सोचते हैं। जब जैसे ही एक व्यक्ति अपने बारे में न सोच के दूसरे के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वो जरूर कुछ ऐसा भी कारनामा करेगा, कुछ ऐसा भी सेवा देगा जिससे कुछ लोगों की जिंदगी और बेहतर बन सकती है। तो मेरा यही है कि हमारे बहाई समुदाय में जितनी हद तक, जितना हमारा चादर है, उतने हमने सेवा के राह में अपने पैर भी आगे बढ़ाए हैं, कदम भी उठाया है। हम पूरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, ये बात को भी हम मानते हैं, लेकिन हर समुदाय, हर मजहब के रहनुमा इस नज़रिए से अगर आगे बढ़ना चाहें और बढ़ सकते हैं, तो हम ज़रूर बहुत सारे हमारे देश निवासियों के ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। और जैसे साइंस की दुनिया है और विज्ञान की जो भी तरक्की है, उसका भी हमें सदुपयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग ने कई समुदाय में बहुत सारे सेवाएं की और हमने स्मार्टफोन्स का भी बहुत सहारा भी लिया, टेक्नोलॉजी का भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। और इस तरीके से हम लोग मैं कह सकता हूँ कुछ हज़ारों की संख्या में, यानी 5-7 हज़ार या 10 हज़ार तक फैमिलीज, परिवारों तक हम पहुँच पाए हैं पूरे भारत में। हालांकि हम जानते हैं कि भारत इतना वसी मुल्क है कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा जितना, हमारी हैसियत है उस हिसाब से, और इसके साथ साथ जो आध्यात्मिक बात है, दुआओं करना, प्रार्थना में सबको शामिल करना, खुशहाली लाने के लिए, वो तो हम कर ही सकते हैं। हर परिवार को प्रोत्साहित किया गया। हमारे पूरे भारत में लगभग 15 लाख बहाई हैं, तो हर परिवार को प्रोत्साहित किया कि अगर कम से कम आप कुछ भी अगर खिदमत की राह में नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हमदर्दी भी जता सकते हैं, अच्छा खुलूस का व्यवहार भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम दीन और दुनिया की बात करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे नज़र में आते हैं जो मैं आपके सामने बहुत ही विनम्र भावना के साथ रखना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो ये करने का मौका दिया, उससे बहुत सारे लोगों को ये संदेश पहुंचेगा, ये पैगाम पहुंचेगा और उनको लाभ भी मिलेगा। तो लाइक अकील साहब और जनाब सलीम इंजीनियर साहब और हमारे जमात इस्लामी के जितने भी मेंबरान हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ और धन्यवाद।